25 क्वांटम फिजिक्स। अभी तक आपने जितने एमसीक्यूज करे वो शायद बड़ी आसानी से हो जाए, आज जो आप करने वाले हैं वो मुश्किल ही है। चलिए जनाब, चैप्टर 25 क्वांटम फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पास क्वांटम फिजिक्स। आपस में बातें थोड़ी सी देर रोक लें बेटा। औरतों को समझ नहीं आती पता, बाजियों थोड़ी सी देर। अच्छा बेटा, मॉडर्न फिजिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास क्वांटम फिजिक्स। क्या डिस्कस करते हैं क्वांटम फिजिक्स के अंदर? क्वांटम क्या है? लाइट। और कोई क्या है क्वांटम फिजिक्स के अंदर? ये जो आपका वर्ड है क्वांटम, इसका ये किससे बना है? ये बना है क्वांटा से। क्या है क्वांटम? क्या चीज? बकेट, पैकेट ऑफ फोटॉन्स। बेसिकली क्वांटा फोटॉन्स को कहते हैं। और फोटॉन्स क्या है आपके पास? पैकेट ऑफ एनर्जी। तो जब हम फोटॉन्स की बात करते हैं तो लाइट जो है ना, उसका एक बड़ा अजीब सा कैरेक्टरिस्टिक है कि वो आपके पास कुछ जगहों पे बिहेव करती है फोटॉन्स के तरह और कुछ जगहों पे बिहेव करती है वेव की तरह। तो लाइट का डुअल नेचर है आपके पास, और वो डुअल नेचर क्या है कि लाइट फोटॉन्स भी है और लाइट वेव्स भी है। तो एक इसको बड़ी आसान करने के लिए ना कॉस्पेक्युलर थ्योरी है जिसमें कहा गया कि जो लाइट है वो कंसिस्ट होती है फोटॉन्स के और वो ट्रेवल्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो जब ये बात आई थी ना, तो इस बात से ये बात आने की वजह ये थी भाई कि जब हम बात करते हैं फोटॉन्स की, तो भाई फोटॉन्स को प्रूव करने के लिए आपने दो बड़े इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट पढ़े। कौन कौन से? फोटो इलेक्ट्रिक और कॉम्पटन इफेक्ट। ये दोनों डिफाइन कर रहे हैं कि लाइट का जो नेचर है वो फोटोनिक नेचर है। और शुरू से आप एक लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ते हुए आ रहे हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, डिस्पर्जन। ये लाइट के वेव नेचर को रिप्रेजेंट करती है। तो फिर सवाल और जंग यही थी कि भाई लाइट तो वेव है, रिफ्लेक्शन कर रही है। यहाँ पर इन्होंने मॉडर्न फिजिक्स में आके क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में आके आपके पास दो चीजें करवा दी, फोटो इलेक्ट्रिक और क्या नाम है, कॉम्पटन इफेक्ट, जिससे ये साबित हो गया कि लाइट तो फोटॉन्स है। तो फिर इस पर बहस चलती रही और लाइट का डुअल नेचर वजूद में आया। तो इस डुअल नेचर के बारे में पढ़ना और फोटॉन्स के बारे में पढ़ना। फोटॉन्स क्या होते हैं,
कैसे काम करते हैं, किस तरह से वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी बनते हैं, ये जंप कहाँ से कहाँ होती है, कहाँ काम आती है, ये पूरी की पूरी जो आपके पास फिजिक्स है इसको इनलाइन कर दिया है क्वांटम फिजिक्स के अंदर। क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक और सब ब्रांच आती है क्वांटम मैकेनिक्स, मोशन। आज तक आपने जो नॉर्मल मोशन पढ़ा है वो मैकेनिक्स थी। जब आप क्वांटम मोशन के अंदर आते हैं तो आपके पास रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, आपके पास बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो लाइट के मोशन से रिलेट करते हैं। टाइम ट्रैवलिंग क्वांटम फिजिक्स का हिस्सा है, एक क्वांटम वर्ल्ड, एक क्वांटम रियाम, ये पूरी की पूरी डिस्कशन है आपके पास इस क्वांटम फिजिक्स में। तो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लस वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स की ब्रांच है आपके पास क्वांटम फिजिक्स। पहले एमसीक्यू पढ़िएगा, और पहले एमसीक्यू के अंदर जो दूसरा या तीसरा लफ्ज लिखा हुआ है, थर्ड लफ्ज, if two entangled particles are measured simultaneously at distant locations, one is found to have spin up, what can be definitely stated about the other particle? पूरे एमसीक्यूज को छोड़ के जो एक वर्ड लिखा हुआ है आपके पास entangled particle, किसी को पता है entangled particle होता क्या है? या आपके पास एक वर्ड दिख रहा है आपको इंटेंगल्ड पार्टिकल, क्या होता है ये इंटेंगल्ड पार्टिकल? किस किसने फर्स्ट टाइम सुना है? चलो कोई तो ईमानदार है। अगर अब जो लोग हाथ नहीं उठा रहे इसका मतलब उन्होंने सुना है या नहीं पढ़ा होगा। क्या होता है इंटेंगल्ड? अच्छा अब सब हाथ उठा रहे हैं। इंटेंगल्ड क्या होता है? इंटेंगल्ड पार्टिकल्स क्या होते हैं? नहीं, चले ये तो उसकी प्रॉपर्टी है ना, ऑपोजिट स्पिन। एंटेंगल्ड पार्टिकल्स आपके पास बड़े इंपॉर्टेंट। एंटेंगल्ड पार्टिकल्स क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई फोटोन है तो उससे चाहे जितना भी दूर उसी एटम के अंदर कोई और इलेक्ट्रॉन या फोटोन होगा ना, वो दोनों कोरिलेट करते हैं। कोरिलेट का मतलब वो एक दोनों से रिलेशन चल रहा होता है। क्या रिलेशन चल रहा होता है? उसकी स्पिन का, कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इंटेंगल्ड पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं कि जब वो आपस में एक जगह पर मौजूद हो, एक शेल के अंदर, एक एटम के अंदर मौजूद हो, तो आपको अगर एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी पता है तो आप दूसरे पार्टिकल की प्रॉपर्टी को गैस कर सकते हो। यानी अभी आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि अगर एक पार्टिकल स्पिन अप कर रहा है, ऊपर की तरफ स्पिन कर रहा है, तो दूसरा पार्टिकल आपके पास किस डायरेक्शन में स्पिन करेगा? उससे बिल्कुल ऑपोजिट। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? स्पिन डाउन। अगर वो पॉजिटिव एनर्जी का होगा तो ये क्या होगा? एनर्जी लूज कर रहा होगा। क्यों? बैलेंस करने के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर आप जहन में रखें तो वो क्या है? दोनों सूरतों में दोनों जगहों पर क्या रहना चाहिए? बैलेंस रहनी चाहिए ना एनर्जी, तभी तो एनर्जी बराबर होगी। तो ये जो दो पार्टिकल्स हैं इंटेंगल पार्टिकल्स की, चाहे तो डेफिनेशन एक नोट कर लें, डेफिनेशन लिख लीजिएगा इंटेंगल्ड पार्टिकल्स की अपने पास एक छोटी सी। जी फरमाइए। इंटेंगल्ड मतलब होता है पेयर, ग्रुप। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पेयर या ग्रुप आपके पास इंटेंगल्ड पार्टिकल्स कहलाता है। इंटेंगल्ड का मतलब है पेयर या ग्रुप। और अगर ये पार्टिकल्स की बात हो रही है तो ये पेयर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकता है या ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकता है। तो इंटेंगल्ड पार्टिकल्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ ग्रुप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो शेयर करते हैं एक लिंक क्वांटम स्टेट्स के अंदर। क्वांटम स्टेट्स कौन सी होती हैं? स्पिन, पोजीशन, पोलराइजेशन, ये सारी कहानियां इसी इंटेंगल्ड पार्टिकल्स के अंदर होती हैं। तो क्वांटम स्टेट्स कौन सी होती हैं? ये पढ़ा है वैसे आपने। कोई सवाल ऐसा याद करें जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन जंप होता हुआ याद आ रहा हो। क्या मालूम करना होता था उसमें? एन नाम की चीज। अरे जबरदस्त, एन 1 लैम्डा इज इक्वल्स टू आर एच 1 NF का स्क्वायर माइनस NI 1 NI का स्क्वायर। याद आया? लेमिन सीरीज, बेलमर सीरीज, उसमें आपके पास सवाल आता था फाइंड द क्वांटम नंबर। तो ये जो जंप हो रही थी जिससे फोटॉन्स निकलते थे,
इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उसमें से एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी निकालता है, वो एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्वांटम स्टेट्स में मौजूद है। तो ये पूरा जो रिलेशन है किसी एटम के अंदर एनर्जी रिलीज होने का या एनर्जी निकलने का, तो वो जो पार्टिकल्स आपस में हुए होते हैं वो कहलाते हैं इंटेंगल्ड पार्टिकल्स। क्लियर हो गया? इंटेंगल्ड पार्टिकल्स का फायदा ये है कि अगर आपको एक चीज की पता है कि उसकी पोलराइजेशन क्या है, चार्ज क्या है, अगर आपको एक चीज का पता है कि उसकी स्पिन कैसी है, पोजीशन क्या है, तो आप दूसरी चीज को उससे उल्टा करके डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर एक टॉप स्पिन कर रहा है, एक डाउन स्पिन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन है तो प्रोबेबली दूसरा पॉजिट्रॉन हो सकता है। तो ये आपके पास फायदा है जी। क्वेश्चन नंबर 2, which core principle that distinguish quantum entanglement from classical correlation? इन दोनों यानी क्वांटम एंटेंगलमेंट जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है इंटेंगल्ड पार्टिकल्स की, और क्लासिकल कोरिलेशन जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर रहे होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। क्वांटम के अंदर डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक इलेक्ट्रॉन पहले शेल में हो, एक इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में हो, वो दोनों अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो सेपरेशन डज नॉट एग्जिस्ट, सेपरेशन का कोई फिजिकल पैरामीटर नहीं है क्वांटम के अंदर। स्पीड इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर। अब सवाल ये, यहाँ इंफॉर्मेशन का ताल्लुक कहाँ से आ गया? कोई जवाब देगा? अभी जो मैंने आपसे बात करी थी ना कि भाई वो जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ये एनर्जी आपके पास समटाइम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडियो भी हो सकती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माइक्रो भी हो सकती है, इंफ्रारेड भी हो सकती है, अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, और ये चारों वेव्स इंफॉर्मेशन कैरी करने के काम आती हैं। रेडियो वेव्स, रेडियो सिग्नल्स, माइक्रोवेव, आपका जितने भी वाईफाई डिवाइसेज हैं वो माइक्रोवेव से काम कर रही होती हैं। इंफ्रारेड, रिमोट कंट्रोलिंग आपकी इंफ्रारेड है। विजिबल लाइट, आपका जो अभी ऑप्टिकल फाइबर चलता है वो पूरा विजिबल लाइट पे। तो इसलिए अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और फोटोन या लाइट के साथ इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आया हुआ है तो वो कोई गलत एमसीक्यू नहीं है। इंफॉर्मेशन कैरी यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही तो कर रही हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन कौन कर रहा है? वायरलेस कम्युनिकेशन आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कर रही हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक तरह का प्रोडक्शन करने का मामला क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए इनर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने शायद पढ़ा हो मैट्रिक में। मैट्रिक की बुक देखिएगा, उसमें ना चैप्टर नंबर 12 के अंदर एक पिंक कलर का चार्ट बना हुआ है जिसमें नाम लिखा हुआ है और सोर्स लिखा हुआ है। उन सोर्स के अंदर एक जगह मेंशन्ड है कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए इनर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो यही तो बता रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जंप करेगा, कोई फोटोन निकालेगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसका आंसर क्या है? नॉन सेपरेबिलिटी ऑफ स्टेट्स। इसकी स्टेट्स चेंज नहीं होती। अगर n5 से n1 में आ रहा है तो वो एक डिफाइंड स्टेट है, एक डिफाइंड सीरीज है, तो इसकी स्टेट्स की सेपरेबिलिटी नहीं होती, जो डिस्टिंग्विश करता है दोनों फिजिक्स के नॉर्मल कोरिलेशन को और क्वांटम कोरिलेशन को। चले भाई अगला पढ़िएगा क्वेश्चन 3 और जवाब दीजिएगा। A hypothetical scenario where information could be transmitted instantaneously through entangled particles. What fundamental principle of physics would be violated? ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है ये किस स्पीड पर ट्रेवल कर रही है? अभी मैंने बताया इंफॉर्मेशन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगी। क्या इसको लोकेलिटी से कोई फर्क पड़ेगा? लोकेलिटी मतलब क्या इसको सराउंडिंग से कोई फर्क पड़ेगा? लाइट की स्पीड तो हमेशा सेव रह रही है ना। इसका मतलब ये जो बात लिखी हुई है ये किस चीज को वायलेट कर रही है? प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी बेसिकली क्या होता है? ये एक फिजिक्स का ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है कि अगर कोई लाइट वेव इसमें से निकल रही है तो वो सराउंडिंग के हिसाब से डिस्टर्ब होगी, लेकिन क्योंकि इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर लोकेलिटी का प्रिंसिपल
नहीं लगता। क्लियर हो गई बात? प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी की एग्जैक्ट वर्डिंग ये, द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड डायरेक्टली बाय इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। लोकेलिटी का मतलब जहां पर वो है। प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा, डायरेक्ट रिलेट करेगा अपनी सराउंडिंग से। अगर सराउंडिंग फीजिबल नहीं है वो ट्रेवल नहीं करेगा, सराउंडिंग फीजिबल है तो वो ट्रेवल करेगा। लाइट, फोटोन कहीं से भी ट्रेवल हो सकते हैं। जब वो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल हो सकते हैं तो यहाँ तो फिर मीडियम मौजूद होगा। तो इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी का आपके पास इसका आंसर हो गया, वॉयलेट हो रहा है। जाग जाए मेरा बेटा। अच्छा, if the measurement of one entangled particle, if the measurement of one entangled particle instantly the state of other, does this imply the information in is traveling faster than light? सबसे पहले तो ये बताओ क्या लाइट से ज़्यादा कोई चीज़ ट्रेवल कर सकती है? कौन सा ऑप्शन होगा? इस एमसीक्यू की डिटेल में जाए बगैर अगर लास्ट लाइन अगर आप पढ़ के आंसर बताना चाहो तो कौन सा ऑप्शन बनना चाहिए? क्या इंफॉर्मेशन लाइट से ट्रेवल कर सकती है फास्टर? नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो खुद लाइट की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। तो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है नॉट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। मैंने अभी बार बार एक वर्ड यूज करा है, क्या चीज होती है? कोरिलेशन। शायद ये ऊपर किसी, हाँ आप देखें एमसीक्यू नंबर 2 में भी इस बात का जिक्र है, कोरिलेशन। कोरिलेट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोरिलेट कर रहा है। तो भाई जो यहाँ पर बात लिखी हुई है सिनेरियो के बारे में, सिनेरियो के बारे में जो बात लिखी हुई है कि ट्रांसमिटेड इंस्टेंटेनियसली, वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई ये कोरिलेशन है, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से इंटेगलमेंट में क्या कर रहा है? कोरिलेट कर रहा है कि मैं इस तरह घूमूंगा तुम इस तरह घूमो, मैं आगे की तरफ जाऊंगा तुम पीछे की तरफ मुझे बैलेंस करते हुए चलो। तो ये इन दोनों का कोरिलेशन है, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हो रही दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। तो पहली बार जब मैंने ये इंटेगलमेंट पढ़ाना शुरू करा था तो मैंने आपसे कहा ये दो इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? दो इलेक्ट्रॉन्स का रिलेशन है। ये आपस में इंफॉर्मेशन नहीं कर रहे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तुम यहाँ जाओ। ये दोनों कोरिलेट है कि मैं ऊपर जाऊंगा तो तुम नीचे स्पिन करना, मेरी पोजीशन यहाँ होगी तो तुम आगे आ जाना बैलेंस करने के लिए। ये इन दोनों का कोरिलेशन कहलाता है। क्लियर हो गया? अभी तो ये आसान वाले एमसीक्यूज चल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, हकीकतन ये कि आपकी बुक में जितना हिस्सा मौजूद था ना, ये थियोरेटिकल मौजूद था जिसका पेपर से कोई ताल्लुक नहीं होता था, पर ये आगा खान और फेडरल में बहुत डिटेल में मौजूद है, तो इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। इफ द स्टेट ऑफ एन इंटेग्रल पेयर is described as superposition of two states, what happened to the superposition upon measurement of one particle? क्या होगा जब ये सुपरपोजिशन होगी? मेजर, आप एक पार्टिकल को मेजर करने जाएंगे, दूसरा पार्टिकल ऑटोमेटिकली मेजर हो जाएगा। ये बात होती है क्वांटम एंटेंगलमेंट की। अब ये क्या कह रहे हैं? अगर सुपरपोज हो गए दोनों एक दूसरे के ऊपर रिलेट करते हुए, अगर आप इसको मेजरमेंट करने की कोशिश करेंगे तो जितनी देर में आप मेजरमेंट करेंगे उतनी देर में उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, और जब पोजीशन चेंज होगी तो जो उसकी डेफिनेट स्टेट है वो खराब हो जाएगी, और डेफिनेट स्टेट खराब होने का मतलब क्या होगा? उसमें कोलैप्स आ जाएगा, कोलैप्स इनटू अ डेफिनेट स्टेट। चलें अब जो आ रहे हैं वो आप लोगों ने पढ़े। हाँ, which major issue did the Rayleigh-Jeans law fail to explain? क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था भाई ये? अच्छा, इसने कहा क्या था? किसी को लॉ याद है? क्या कहा होगा इसने लॉ में? ब्लैक बॉडी के बारे में था। इसने कहा था ब्लैक बॉडी वुड रेडिएट इन्फिनिट एनर्जी एट शॉर्ट वेवलेंथ्स। ब्लैक बॉडी इन्फिनिट एनर्जी अपने अंदर से प्रोड्यूस करेगी, क्या करेगी? निकालेगी, रेडिएट करेगी अगर वेवलेंथ क्या हो जाएगी? शॉर्टर। और ये बात बिल्कुल समझ आने वाली है क्योंकि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। पर ये एक जगह आके फेल हो रहा था, और ये किस जगह पर आके फेल हो रहा था?
हाई फ्रीक्वेंसी बिहेवियर, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो ज़रूरी है क्या वेवलेंथ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन उसकी जो वेव है वो एक्सरे के मुकाबले में बड़ी ही है, गैमा के मुकाबले में बड़ी है। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो वेवलेंथ टोटली इन्वर्स नहीं होती, इन्वर्स होती है लेकिन टोटली इन्वर्स नहीं होती, कुछ चेंजेस आ जाते हैं उसके अंदर। तो इसमें क्या हो गया, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ। Wien's displacement law indicates that the wavelength at maximum intensity is, भाई ये तो बता दो अल्लाह का वास्ता, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, चले रिलेट करते हैं। अभी आपने पढ़ा वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है एनर्जी पे, एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, हीट पे, और हीट का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, टेम्परेचर से। टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट बढ़ेगी, हीट से एनर्जी बढ़नी होगी, एनर्जी से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या चीज कम हो जाएगी, वेवलेंथ। तो वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अंदर कहा गया था कि वेवलेंथ अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी पे हो तो वो इनवर्स होती है टेम्परेचर के, ये लॉ कहता है। ये कोई लॉजिक वो नहीं थी, रॉकेट साइंस नहीं थी, ये लॉ था। अच्छा भाई, अगली लाइन के अंदर जरा मुझे इसका फॉर्मूला बता दिएगा वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का। लॉ क्या कह रहा था, लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। ठीक है भाई, लैम्डा मैक्स, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, क्या आ जाता है, कांस्टेंट अपॉन टी। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन टी, ये रहा ऑप्शन इसका। स्टीफेंस लॉ, और इसका पूरा नाम था स्टीफेंस बोल्ट्जमैन्स लॉ, रिलेट्स टू टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। स्टीफन बोल्ट्जमैन ने क्या कहा था, टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप लोग अगर याद करें तो स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था आपने, क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, वेवलेंथ का एनर्जी से रिलेशन डायरेक्टली हो ही नहीं सकता, क्या बचा, याद आ गया, T4 वाला ही आपने लॉ पढ़ा था ब्लैक बॉडी के अंदर। अगर याद करा हो तो अच्छी बात है, और अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट करे थे तो देख लो। अच्छा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट अपीयर्स इन स्टीफन, इसके अंदर कौन सा कांस्टेंट आता था, लिखा भाई, ये तो बहुत प्रेडिक्टेबल है, इसका आंसर क्या होगा, स्टीफन लॉ के अंदर कांस्टेंट कौन सा आता था, स्टीफन कांस्टेंट, सीधा सीधा ये तो बिल्कुल। चले भाई अगला, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स हाइपोथेसिस, क्या पूछ रहे हैं प्लैंक्स हाइपोथेसिस के अंदर, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स हाइपोथेसिस द एनर्जी लेवल्स ऑफ ऑस्किलेटर्स, ऑस्किलेटर्स क्या होते हैं, ऑस्किलेटर्स क्या होते हैं, ऑस्किलेशंस वाइब्रेशंस को ही कहते हैं ना, तो ऑस्किलेटर्स बेसिकली वाइब्रेटिंग डिवाइसेस हो गई। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स हाइपोथेसिस द एनर्जी लेवल ऑफ ऑस्किलेटर्स आर कंटिन्यूअस वाइब्रेशंस और कंटिन्यूअस, सोचें अभी, कैन टेक एनी रैंडम वैल्यू, ये भी सोचना पड़ेगा, आर क्वांटाइज्ड एंड स्पेसिफिक और आर अनडिफाइंड, अनडिफाइंड तो नहीं हो सकती वाइब्रेशन, वाइब्रेशन हमेशा 0 होगी या 1 होगी, तो क्वांटाइज्ड होती है और कैसी होती है, स्पेसिफिक। या अल्लाह, प्लैंक्स का लॉ क्या था, प्लैंक्स ने कहा था एनर्जी कैन ओनली बी एब्जॉर्ब्ड, कैन ओनली बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन कंटिन्यूअस वेव्स, आर्बिट्ररी वैल्यूज, डिस्क्रीट पैकेट, इन्फिनिट लेवल्स। क्या होगा, एनर्जी हमेशा किस फॉर्म में मिलेगी आपको, पैकेट्स की फॉर्म में, डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा, और इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो आपके पास ऑप्शन है डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा, ये प्लैंक्स ने ही तो बताया था। तभी आपके पास अगर याद है आपको, आपके पास जो एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, E
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, E इज इक्वल्स टू HF। H क्या चीज है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और यहां से जो आपको एनर्जी मिलती है, ये आपके पास स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स। तो ये आपके पास प्लैंक ने ही बताया था। हाँ, क्वांटाइज्ड एंड स्पेसिफिक। अच्छा भाई, एक प्रॉब्लम आया था ऊपर हमारे पास वो जो रे लीक का लॉ था, वो एक जगह फंस रहा था, और वो फंस रहा था अल्ट्रा वायलेट के ऊपर। तो उसका कोई सॉल्यूशन देने वाला होना चाहिए था। तो अब जरा अगला पढ़िएगा। व्हाट फॉर्मूला डिड प्लैंक प्रोपोज द एनर्जी ऑफ एन ऑस्किलेटर। अच्छा, पहले तो ये आ गया E इज इक्वल्स टू HF, इसने प्रोपोज करा था। आगे आइएगा। Which scientific problem that Planck hypothesis resolve। ऊपर एक मसला जो आया था रेलाई वाला, जिसमें अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ आया था, वो किसने रिजॉल्व करा था? वो प्लैंक्स की हाइपोथेसिस ने रिजॉल्व करा था। क्या बोल के कि वो जो अल्ट्रा वायलेट वेव्स हैं, उसके अंदर जो एनर्जी है वो स्मॉल पैकेट्स हैं, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी ज़्यादा है और उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वेवलेंथ का डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहा। तो यह आपके पास हाइपोथेसिस ऑफ प्लैंक ने सॉल्व कर दिया था। अच्छा, ये आप लोग बता दें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएटर। सबसे पहले तो ये बता दें, ब्लैक बॉडी है क्या? ब्लैक बॉडी है क्या? इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। ये फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू NHF। N क्या होता है? N, अगर नॉर्मली तौर पे हम N यूज करते हैं तो N की जगह क्या आ सकता है? अगर फर्ज करो ये ऑर्बिट का नंबर है, तो ऑर्बिट का नंबर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो ये N क्या हुआ? मैथमेटिकली N को क्या कहते हैं? अगर ये नंबरिंग है 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड्स, क्या चीज? जिसने बोला सही बोला, दूर से बोल दे। इंटीजर्स। तो N आपके पास क्या हो गया? इंटीजर्स। बोर का पोस्टुलेट भी था ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो इंटीग्रल क्या था? वो N ही तो लगा हुआ था उससे पहले। N इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड्स। अब जो एनर्जी निकलेगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी। अब जरा इंटीग्रल मल्टीपल के बाद जरा MCQ पे आ जाए। Which of the following describe the energy of a black body radiator। ब्लैक बॉडी जब रेडिएट करती है, एनर्जी अपने अंदर से निकालती है, तो वो निकालती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, फोटॉन। क्या ऑप्शन होगा इसका? और इसके बाद जब आप ये ऑप्शन हो जाए आपका, तो मुझे बताइएगा ब्लैक बॉडी होती क्या है। ऑप्शन डी ऑब्वियस, एनर्जी इज एक्सचेंज ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ अ फंडामेंटल यूनिट। ये ब्लैक बॉडी है क्या भाई? जी, व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? क्यों हम इतनी अहमियत दे रहे हैं ब्लैक बॉडी को? हम रेसिस्ट है? नहीं। बोला हम रेसिस्ट तो नहीं है जो इतनी ब्लैक बॉडी के बारे में बातें कर रहे हैं। ये ब्लैक बॉडी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है फिजिक्स में? ब्लैक बॉडी, एक आइडियल ब्लैक बॉडी, आप लोगों ने कुछ वीडियोस देखी होंगी थोड़ी सी ना, कि जब सऊदीया या दुबई साइड पे गर्मी पड़ती है तो वो जो ब्लैक कार्स होती हैं उसके ऊपर अंडे फ्राई हो जाते हैं, इतनी शदीद गर्मी होती है। तो अच्छा, अक्सर जो डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं, खास करके ब्लैक कलर के आसपास वाले, वो ज़्यादा हीट गेन करते हैं एज कम्पेयर टू लाइट कलर के क्लोथ्स। तो अक्सर ये कहा जाता है कि भाई गर्मी के अंदर लाइट कलर के क्लोथ्स पहने, क्योंकि ब्लैक कलर के जो हैं वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कपड़े। तो इसका मतलब कोई ऐसी बॉडी जो पहले एब्जॉर्ब कर रही है हीट और फिर अपने अंदर से रेडिएट भी करती है, एक ऐसी बॉडी आपके पास कहलाती है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर एंड अ रेडिएटर। वो अच्छी हीट एब्जॉर्ब भी करती है और अच्छी हीट अपने अंदर से रेडिएट भी करती है। तो अक्सर ऐसा नॉर्मल है कि किचन के जितने बर्तन हैं वो ब्लैक कलर रखा जाता है उनका। वो इसीलिए रखा जाता है, जो पकाने वाली चीज़ें होती हैं
वो अच्छी रेडिएशन करती हैं। तुम लोग सही बर्तन ले लो। अच्छा, किचन के मामले में तो बहस नहीं करना चाहिए ना, ज़्यादा पता होगा। चले वापस आ जाए। हाउ डज द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन चेंज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। चले वापस, जो पता होने की चीज़ है अभी उसको रख लेना, अभी कुछ टेस्ट वेस्ट आ रहा है। हाउ डज द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन चेंज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। और अगर एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या चीज शॉर्टर होना शुरू हो जाएगी? वेवलेंथ। कौन सा ऑप्शन? ना खुश। द पीक शिफ्ट टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ एंड टोटल एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगी? उसकी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपके पास? सी। According to Max Planck quantum hypothesis, what is the nature of energy exchange? Energy exchange, एक बात तो कंफर्म है कि प्लैंक्स के बारे में, प्लैंक्स ने जो भी एनर्जी कही है वो क्वांटाइज्ड कही है। क्वांटाइज्ड का मतलब स्मॉल पैकेट्स जो गिने जा सकें। तो एक चीज तो क्लियर है कि जो भी जहां पर भी क्वांटाइज लिखा हुआ है वो ऑप्शन हो सकता है। और क्वांटाइज के साथ क्या लिखा हुआ है? डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होती तो आपके पास साइनोसॉइडल वेव बन रही होती। ये डिसकंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट वैल्यूज है। डिस्क्रीट सिग्नल कैसे बनता है? ये है बेटा डिस्क्रीट सिग्नल। तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है, इसकी वैल्यू अप डाउन हो सकती है। और ये क्या है? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ये क्वांटाइज्ड है, इनकी वैल्यू है आपके पास ग्राफ के अंदर। तो ये क्वांटाइज्ड है और डिसकंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट सिग्नल्स है आपके पास जी। ये कोई न्यूमेरिकल आ गया है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सोलर एनर्जी फ्लक्स ऑन अर्थ सरफेस? जी कैसे निकाला? ये वैसे आपको पता होनी चाहिए। ये इंटेंसिटी है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। किसका यूनिट होता है? इंटेंसिटी का, पावर अपॉन एरिया। तो पावर अपॉन एरिया निकला हुआ है, तो वो कितना आएगा आपके पास? 1.02 एक्सपोनेंट 3। आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। अच्छा, क्या चीज है? सोलर इंटेंसिटी के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। सोलर इंटेंसिटी, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द सोलर एनर्जी फ्लक्स ऑन अर्थ सरफेस? किस एनर्जी से सन की रेज आके अर्थ सरफेस के ऊपर टकराती हैं? तो जब सरफेस आ रही है तो इसका मतलब एरिया होगा ही होगा। एनर्जी और एरिया पावर होते हैं। तो पावर अपॉन एरिया आपके पास कितना आ रहा है? इंटेंसिटी कहते हैं इसे। इंटेंसिटी का यूनिट है पावर अप, वॉट अपॉन एरिया या वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो आपके पास कितना है? 1.02 एक्सपोनेंट 3। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये कांस्टेंट वैल्यू है, सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी की कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास। अगला वाला तो आप सब खुद ही बता दें। अगला वाला बता दें और क्वेश्चन नंबर 20 कैलकुलेट कर लें। बिल्कुल इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 20 कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्या आंसर आया। थ्री को मल्टीप्लाई करते हैं 6.63 से, कितना बना? 3 मल्टीप्लाई बाय 6.63 और -34 प्लस 15 कितना हो गया? 34 में से 15 गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर रहे हैं आप लोग और 21 का आंसर भी बता दिएगा साथ साथ। कैलकुलेटर के बगैर कर लें। एक हो गया ना अभी जो करीब करीब है। चलो बेस्ट ऑफ लक। एमडी कैट की तैयारी कर लेना भाई, पहले जल्दी से कैलकुलेटर के बगैर भी कर लिएगा प्लीज।
एच एफ लगेगा, सीधे सीधे दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवा दें आप, तो अगर आप 6.63 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं कितना आएगा 1.98 एक्सपोनेंट -18, तो मेरे ख्याल से आपका आ रहा होगा 19.8, उसको डेसिमल पीछे ले जाएंगे हम तो 1.98 एक्सपोनेंट -18 इसका आंसर हो गया। चेक कर लिएगा आप लोग भी। अच्छा, बाकी ये नहीं हो सकता क्योंकि एक्सपोनेंट गलत है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक्सपोनेंट गलत है, तो ये दो आंसर आप पहले ही निकाल लें अपने जहन से, क्योंकि एक्सपोनेंट क्यों, ये प्लस का 15 है, ये माइनस का 34 है, तो प्लस माइनस माइनस तो होने ही माइनस है, तो 34 में से 15 माइनस करें तो 48 या 47 तो आ ही नहीं सकता, तो वो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए। अब जो आपके पास बचे वो दो ऑप्शंस बचे, तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कौन सा इसका आंसर करेक्ट है। जी 21 बता दिएगा। 21 क्या कह रहे हैं, अगर वेवलेंथ इंक्रीज करें तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो जाएंगी, अगर मैं यहाँ पे आपके पास लिख दूं E is directly proportional to F is inversely proportional to lambda, लैम्डा बढ़ाया फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी और साथ साथ कौन डिक्रीज हो जाएगा आपके पास, एनर्जी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, एनर्जी डिक्रीजेस फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 22 कर लिएगा। जूल्स में कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल काम है। एनर्जी आपको दी हुई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में जूल्स में कन्वर्ट करना है। क्या होगा, नॉर्मल फॉर्मूला हम आज तक इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी इन जूल्स डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19। अब अगर आपको जूल्स में निकालनी है तो ये डिवाइड हो रहा है, इसके पास जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी इस वैल्यू से, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.05 कितना आया, और -19 -5 चेक कर लें, -19 -5 ये तो दिख रहा है मुझे -24 होगा। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1 तकरीबन 1.6 ही रहेगा, तो इसका ये वाला आंसर है। नॉर्मल अगर आप मैथ्स देखें तो मैंने क्या करा, मैंने बिल्कुल नॉर्मल मैथ्स करी कि अगर ये 1.6 है सिर्फ और ये 1 है तो 1.6 1 जा 1.6, 19 माइनस का -5, -19 -5 कितने होगा, -24। तो मैंने इस पे ज़्यादा डिटेल में कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। अब हम जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ। जो अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है ना, वो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कंसर्न्ड है, और हमने एक ही पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा। वो किसकी इक्वेशन पढ़ी थी हमने, किसकी इक्वेशन पढ़ी थी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्राइव करते हुए, आइंस्टाइन की। उससे पहले भी कुछ लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने की कोशिश करी थी, तो उनमें से पहला नाम है हेनरिक हर्ट्ज। क्या कह रहे हैं जरा पढ़िएगा, व्हाट फिनोमेना that Heinrich Hertz observed concerning ultraviolet light and metal surface। नॉर्मली जाएं फोटो इलेक्ट्रिक में, अगर अल्ट्रावायलेट लाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर जाके हिट करती है क्या होगा, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फोटो का मतलब, फोटो इलेक्ट्रिक अगर आप पूरा वर्ड पे जाएं तो फोटो का मतलब फोटॉन्स, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इफेक्ट का मतलब दोनों का आपसी कोई रिलेशन होगा। तो होता क्या है, जब फोटॉन्स किसी मेटल सरफेस पे पड़ते हैं तो वो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं। when photons falls on a metal plate it emits electron। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब उसकी डिटेल बाद में हम करते हैं कि भाई कौन वो जो लाइट पड़ रही है, फोटॉन्स होने चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए, वो सब कहानियाँ हैं मौजूद। लेकिन बेसिक फिनोमेना क्या है, जब एक हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट, हाई फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स किसी मेटल सरफेस पे जाके फॉल होंगे, हिट करेंगे, वो उसके अंदर से क्या बाहर निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। फिर
लेनार्ड साहब ने भी कुछ कहा था, की फाइंडिंग रिगार्डिंग द इंसिडेंस ऑफ यूवी लाइट ऑन मेटल सरफेस। की फाइंडिंग, ये सारी फाइंडिंग हो सकती है, लेकिन की सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि जब उन्होंने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक यानी फोटोन इंसिडेंस हो रहा है मेटल सरफेस पे, तो क्या निकाला उन्होंने, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये आप लोगों के लिए जरा प्लीज, specific characteristic of light that Einstein proposed explaining the photoelectric effect। वेव नेचर ना आइंस्टाइन से पहले भी माना हुआ था कि लाइट का वेव नेचर है। आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कौन सा नेचर निकल कर आया, मैं अभी शुरू में बता भी चुका हूं, कौन सा, फोटोनिक नेचर। तो कौन सा नेचर पता चल गया था हमें उसका, कि लाइट जो है वो किस फॉर्म में भी पाई जाती है, फोटॉन्स की। अगला बता दिएगा, अगर कैथोड पे लाइट शाइन होगी, अच्छा कैथोड नेगेटिव है पॉजिटिव है, और कैथोड पे आइंस कौन से आते हैं, कौन से नाम सही बोल रहे हो, पॉजिटिव कौन से, नाम क्या था, कैथोड नेगेटिव है मान लिया, कैथोड पे पॉजिटिव आइंस आ रहे हैं और वो एनाइंस कहलाते हैं, कैटाइंस। कैटाइंस नेगेटिव की तरफ जाएंगे, इसलिए कैटाइंस पॉजिटिव है, नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो जहां कैटाइंस जा रहे हैं उसका नाम रख दिया कैथोड। एनाइंस नेगेटिव है, कहां जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, तो जहां एनाइंस जाएंगे उसका नाम हमने क्या रख दिया, एनोड। तो भाई कैथोड पे, कैथोड नेगेटिव है और नेगेटिव है तो वो उसके अंदर से जब उसके ऊपर लाइट जाके हिट करेगी क्या चीज निकलेगी, अगर नेगेटिव है तो उसके पास कौन सी चीज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई टिपिकल फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जब लाइट कैथोड पे शाइन करेगी कौन सी चीज निकलेगी, इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़िएगा, इसके कितने हैं, खत्म ही नहीं हो रहे, बस चले वापस। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा मेरी बात जरा दे दिएगा जहन में, वो दो चीजें, एक लाइट इंटेंसिटी और एक फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी पे क्या चीज डिपेंड करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फ्रीक्वेंसी पे क्या चीज डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो बार बार आएंगे, स्पीड बढ़ेगी, तो फ्रीक्वेंसी पे क्या चीज डिपेंड कर रही है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक अभी आपने पढ़ा है मेनली किससे होता है, एनर्जी से, क्योंकि लाइट है ना, प्लैंक्स ने कहा था ना एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की क्या चीज ज्यादा होगी, क्या बोला, किसने बोला, काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपसे कहा मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे मूव करेंगे, जब वो मूव करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक एनर्जी से, तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी उनकी, काइनेटिक। फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक किससे है, काइनेटिक एनर्जी से। तो अभी हम किसके ताल्लुक की बात कर रहे हैं, अभी हम लाइट इंटेंसिटी के ताल्लुक की बात कर रहे हैं। तो लाइट इंटेंसिटी का ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी से नहीं हो सकता, थ्रेशोल्ड का ताल्लुक इनमें से किसी चीज से नहीं है, तो किस चीज से ताल्लुक होता है, फोटो करंट इंक्रीजेस। तो ये बात आप लोगों ने दो बातें जहन में रखनी है, तीन बातें, फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीन फीचर्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। पहला फीचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, जो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी, कम होनी चाहिए, जो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। तो जब आप कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है तो जो लाइट है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर होगा। दूसरी चीज, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पे, और तीसरी चीज क्या है, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड करती होती है किस पे, फोटो करंट पे। लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा, करंट ज्यादा, लाइट की इंटेंसिटी कम, करंट कम। अल्लाह अकबर। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगला जरा बता दिएगा आप लोग। फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक किससे बताया मैंने आपको, काइनेटिक एनर्जी। अब यहां काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो कहीं एनर्जी का ऑप्शन दिख रहा है,
एनर्जी इंक्रीज होगी कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। आपसे क्या पूछ रहे हैं, अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहे, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो क्या चीज इंक्रीज होगी, एनर्जी। और करंट कैसा रहेगा, क्योंकि करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। अगर आपसे यहां पर कहते हैं लाइट इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं, फिर क्या ऑप्शन होता, बोथ इंक्रीजेस। ठीक है भाई, इस बात को गौर से देखिएगा। जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है यार, फोटो इलेक्ट्रिक तो सब याद करके गए थे ना, पेपर में भी आया था यार, एक पेपर में तो आया है ना फोटो इलेक्ट्रिक। तो अब क्या करें, अब कोई चॉइस। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग का मतलब क्या 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 बात कर रहे हैं, रोकने की बात हो रही है, और पोटेंशियल का मतलब वोल्टेज हो गया। देखें समझिएगा, पहले से ही करंट ट्रेवल कर रहा है, तो अगर मैं मजीद पोटेंशियल लगाऊंगा ना पॉजिटिव का, तो करंट मजीद ट्रेवल करेगा। मुझे रोकना है तो मैं माइनस का वोल्टेज देता हूं, माइनस वाला क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ वापस खींच लेगा, और जैसे ही वो नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ वापसी खींचेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम यह है कि नेगेटिव वोल्टेज देके आप फोटो करंट को रोक ले। तो क्या ऑप्शन हो गया इसका, नेगेटिव वोल्टेज टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रॉन्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल का जब भी वर्ड आप देखें तो इसका मतलब नेगेटिव वोल्टेज की बात हो रही है। फॉर्मूला याद है किसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल का, सिंबल हमने जो पढ़ा था वो याद है, जो डेरिवेशन में मौजूद था, V नॉट। और अगर आपको डेरिवेशन याद हो तो बराबर में हम क्या लिखते थे, V नॉट E, सही है ना। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन क्या थी, फाई इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस वी नॉट ई। ये वी नॉट ई किसका फॉर्मूला हो गया, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का तो नहीं है, क्योंकि इसमें वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ई क्या है, ई क्या हुआ, ई से कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन किसका फॉर्मूला हुआ, अगर आपको याद है पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क, ठीक है। तो अगर ये वर्क अपॉन चार्ज है तो वर्क बेसिकली एनर्जी के बराबर, और चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर चले जाएगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, V नॉट E, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। मैं आपको आइंस्टाइन की इक्वेशन बता देता हूं दोबारा। सबसे पहले क्या था, देखें आपने क्या करा, आपने सबसे पहले एक लाइट को भेजा, तो उस लाइट की जो भी एनर्जी थी वो क्या हो गई आपके पास, फाई। फोटो इलेक्ट्रिक होना है तो भाई आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, किससे, थ्रेशोल्ड से। तो अब फर्ज करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करेगा 75 जूल्स पे, कितने जूल्स पे करेगा, 75। और ये जो लाइट आ रही है, ये आपके पास कितने जूल्स की आ रही थी, 100। तो सबसे पहले 100 में से 75 जूल्स किसने ले लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने। और बराबर में जो बाकी एनर्जी बची कितनी, 25, ये किस लिए हो गई, पहला स्टेप था इलेक्ट्रॉन को निकालना, फिर बाकी जितनी एनर्जी बनेगी उससे इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएंगे। तो भाई टोटल इंसिडेंट एनर्जी 5, ये क्या हो गया, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने की एनर्जी है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है, क्या नाम है इसका,
अरे वाह, फाई नॉट, थैंक यू। फाई नॉट नाम क्या है इसका, किसकी रिप्रेजेंटेशन है फाई नॉट, किसका सिंबल है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो 75 जूल्स मिनिमम एनर्जी चाहिए थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, ये किसका हो गया, वर्क फंक्शन। और बाकी क्या हो गया आपके पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास टोटल फॉर्मूला है किसका, फोटो इलेक्ट्रिक। दोनों जाग जाएं प्लीज, अपने वजन पे बैठे। अल्लाह अकबर, समझ आ गई कहानी। चले आगे बढ़े। The maximum kinetic energy of emitted photoelectron is given by, अभी बताया मैंने आपको, ये ऊपर ही फॉर्मूला भी मैंने बताया था आपको। तो किसके बराबर हो गया, Q मल्टीप्लाई बाय VS। V से वोल्टेज, S से स्टॉपिंग, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये भी होता है। बुक में V नॉट गिवन था, और Q भी चार्ज है और E भी आपके पास चार्ज यूज करते हैं, तो दोनों आ सकते हैं। V नॉट E भी सही फॉर्मूला है और Q मल्टीप्लाई बाय VS भी इसका करेक्ट फॉर्मूला है। ये कुछ कॉन्सेप्शनल है भाई। द मैक्सिमम व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली तौर पे लाइट ट्रेवल कर रही है हमारी सोच से भी तेज, तो फोटोन आए, टकराए, इलेक्ट्रॉन निकल आए, करंट ट्रेवल होना शुरू हो गया। अगर आप नॉर्मली नोट करें ना, आपको समझ ही नहीं आएगा, इतना तेज काम होता है। लेकिन जब इसको टेक्निकलिटीज पे देखा गया ना, तो थोड़ी सी लैगिंग है। लैगिंग क्यों है, देखो नॉर्मली तौर पे क्या है, फोटोन आया, मेटल से टकराया, मेटल को ज्यादा एनर्जी मिली, उसने इलेक्ट्रॉन निकाले। टकराना और फिर इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत माइन्यूट सा नैनो सेकेंड्स का एक वक्फा है। नैनो सेकेंड, हमें तो सेकेंड नहीं समझ आएगा, नैनो सेकेंड्स। लेकिन जब इसको क्वांटम लेवल पे बात करते हैं तो नैनो इज अ बिगर क्वांटिटी। ये जो नैनो टेक्नोलॉजीज बारे में बात होती है ना, नैनो टेक्नोलॉजीज के बारे में जब हम बात करते हैं कि हम कंप्यूटर की दुनिया में क्वांटम के अंदर नैनो टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, एक सेकंड के तकरीबन 10 करोड़ में हिस्से में कंप्यूटर फैसला कर लेता है कि उसको जीरो करना है, बंद करना है। यानी इस टाइम पीरियड के अंदर कंप्यूटर ने सब सोच लिया कि उसको कहां से कहां क्या करना है। अगर आप चैट जीपीटी का एल्गोरिथम समझें, चैट जीपीटी को कहां से इंफॉर्मेशन मिली, आपको मुश्किल से सेवरल सेकंड्स ही लगते हैं ना चैट जीपीटी को रिस्पॉन्स देने में। अब आप जरा समझें, आपने चैट जीपीटी को कमांड दी, चैट जीपीटी पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा अपने लिए समझने के लिए, फिर फर्ज करें एक पूरा ना बॉक्स है जहां पे फाइल्स रखी हुई है जिसमें सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब चैट जीपीटी वहां जाएगा, पहले ढूंढेगा फाइल कौन सी है, किस चीज के बारे में पूछा गया है, फिर उस फाइल को खोलेगा, फिर आपने जो स्पेसिफिक चीज पूछी है उसकी इंफॉर्मेशन निकालेगा, फिर उसको मिनिमाइज करेगा, फिर उसको अपने पास वापस लाएगा, फिर उसको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज यानी सी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और फिर आपको शो करेगा। करने में बड़ा आसान है ना, अगर आप पीछे एल्गोरिथम जाएं तो कितना बड़ा एल्गोरिथम है। तो ये सारा काम नैनो कंप्यूटिंग है, यानी एक सेकंड के 1 करोड़ में हिस्से में सारा काम हो भी चुका होता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये जो नैनो टेक है ये इसी पे काम कर रही है। तो ये जो टाइम लैग आ रहा है ना इनके बीच में, ये नैनो सेकंड्स का होता है। तो नैनो सेकंड्स का मतलब 10 की पावर -9। और क्वांटम टेक्नोलॉजीज के अंदर नैनो सेकंड भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, नैनो सेकंड ज्यादा क्यों है, क्योंकि जो वहां पे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा पार्टिकल का साइज है 10 की पावर -11। भाई हम बड़े हैं ना, हमारे लिए टाइम भी बड़ा है, टाइम भी ज़्यादा चाहिए हमें हर चीज़ के लिए। उसमें पार्टिकल का साइज ही अगर 10 की पावर -11 है, यानी इतना छोटा पार्टिकल है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा टाइम है नैनो सेकेंड्स। तो ये सारी कहानियाँ हैं जो आप लोगों को क्वांटम के अंदर पढ़नी होती हैं। चले भाई आगे बढ़िएगा। According to quantum theory, how does a photon interact with an electron in a metal? क्या होता होगा, फोटोन जाके टकराया, हुआ क्या पीछे बैकग्राउंड में, फोटोन टकराया, फोटोन टकराते ही फोटोन के अंदर की एनर्जी उस मेटल ने एब्जॉर्ब करी। केमिस्ट्री पढ़ी है, बॉन्ड ब्रेक कब होता है,
लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी दोगे, हीट की फॉर्म में दोगे, आखिरी शेल ब्रेक हो जाएगा, बाहर निकल आएगा इलेक्ट्रॉन। तो हुआ क्या, फोटोन आके टकराया मेटल पे, मेटल के आखिरी शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी लेकर आया, इतनी ज्यादा एनर्जी लेकर आया कि वो जो उसका आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन था, उससे जो बॉन्ड बना हुआ था, उसने उसको ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करते ही उसने उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, फ्री कर दिया, और फ्री इलेक्ट्रॉन फौरन मूव करना शुरू कर देता। तो क्या ऑप्शन हो गया, फोटोन इज एब्सॉर्ब, और उसकी एंटायर एनर्जी क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन, द वर्क फंक्शन। हाँ भाई, वर्क फंक्शन बेसिकली करता क्या है, अभी मैंने जो आपसे बात करी है बॉन्ड वाली, इसी से रिलेटेड है। वो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए थी, यानी वो कौन क्या है, वो मिनिमम एनर्जी हमने कैसे सेट करी है कि हमें इतनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ये वो मिनिमम एनर्जी है जो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है, यानी बॉन्ड को क्या कर सकती है, ब्रेक। और ब्रेक का मतलब कौन सी फोर्सेस को तोड़ सकती है, बाइंडिंग फोर्सेस को। तो वो एनर्जी जो ओवरकम कर दे कौन सी फोर्सेस को, बाइंडिंग फोर्सेस को। बात क्लियर हो रही है, चलें आगे बढ़ें। फोटो इलेक्ट्रिक तो इसमें इतना मुश्किल नहीं है। हाँ भाई, मैंने अभी इसका फॉर्मूला आपको बताया भी था, मैंने आपको इसका फॉर्मूला ये बताया हुआ है, टोटल फॉर्मूला। अच्छा, एनर्जी बराबर होती है एच म्यू के, वर्क फंक्शन यानी कि ये बराबर हो गया एच म्यू नॉट के प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, प्लस का एच म्यू नॉट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। कौन सा फॉर्मूला हो गया बेटा, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। एच म्यू का मतलब टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी में से माइनस कर दें वर्क फंक्शन, तो टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। एच म्यू से इन्होंने टोटल एनर्जी लिखी हुई है, और वर्क फंक्शन के लिए इन्होंने कौन सा सिंबल यूज करा हुआ है, 5। तो एच म्यू माइनस 5 जी। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एच म्यू फॉर्मूला होता है ना एनर्जी, वर्क फंक्शन एनर्जी ही है। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू नॉट क्या चीज है, म्यू नॉट क्या चीज है, अभी बताया था, म्यू नॉट, म्यू नॉट कोई फ्रीक्वेंसी है ना, म्यू फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, ये म्यू जो बनता है ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, और अगर नॉट लगा हुआ है तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हो गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फाई बराबर होता है किसके, एच मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट। जी जनाब सॉल्व करिएगा, फॉर्मूला आपको मैंने अभी ऊपर बता दिया है, फाई इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट। एच आपको दिया हुआ है और वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिएगा इसकी। इफ वर्क फंक्शन फॉर अ जिंक इज दिस, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल दिएगा इसकी। फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, E इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट। अच्छा एक चीज देख लीजिएगा, ये जो H की वैल्यू है ना, ये आपको चेंज सी लग रही होगी किसी को, क्यों चेंज लग रही है कोई बताएगा? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट डॉट सेकंड में, और जो वो 6.63 वाली वैल्यू है वो जूल डॉट सेकंड होती है। तो जरा इसको सॉल्व करके आंसर बता दें। आपको म्यू नॉट निकालना है, एच मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड, 4.24 डिवाइडेड बाय 4, तो 4/4 को अगर आप कैंसिल करें तो 1 बचेगा, और 10 की पावर -15 ऊपर आएगी +15, तो इसका आंसर प्रोबेबली शायद ये हो जाए, चेक कर लीजिएगा। यही आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली तौर पे दिख रहा है 4 से कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, 1 के आसपास वाला, और प्लस का माइनस का 15 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। कैसे हुआ ये भी देख लें भाई। मैं राउंड ऑफ करके वैल्यूज दे रहा हूं, ये 4.24 है, और नीचे क्या है भाई, नीचे आपके पास क्या है,
4.136 एक्सपोनेंट -15, 4 से 4 कैंसिल, माइनस का 15 ऊपर आया तो भाई ये तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग होगा, और माइनस का 15 ऊपर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 15, तो 1 पॉइंट समथिंग और 10 की पावर इसकी हो गई 15, तो इसका पहला ही ऑप्शन हो गया। ठीक है भाई, इत्तेफाकन इसका ऑप्शन यही आंसर है जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होना जरूरी है? इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। कौन सा ऑप्शन? आ गया वापस आ गया। इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? सी। इनमें से किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, यानी आपको किसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाने के लिए? इनमें से किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, यानी आपको किसके अंदर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए? सोडियम। सोडियम को आप हवा में रखें वो उड़ जाएगा, इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, तो हाईली रिएक्टिव है तो उसको ज्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। पोटेशियम सोडियम का ये तकरीबन सेम काम। टंगस्टन बचा और प्लाटिनियम बचा। टंगस्टन यूज होता है, वो येलो वाले बल्ब आते थे ना, उनका फाइलामेंट, एक वक्त आता है टंगस्टन जल जाता है, और प्लाटिनियम को हम अच्छा कंडक्टर कह सकते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या है? प्लाटिनियम। और प्लाटिनियम जो होता है वो इसलिए भी इसका आंसर है कि प्लाटिनियम के अंदर से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो इसलिए देनी पड़ेगी कि इनका जो आपसी बॉन्ड है न्यूक्लियर का इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो हाईएस्ट वर्क फंक्शन इन चारों के अंदर प्लाटिनियम का है, और तकरीबन कितना होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये भी अगर आप नोट कर लें तो आपको काम ही आएगा। सोडियम का कितना होता है? एक न्यूमेरिकल करा था आपने, उसके अंदर सोडियम की थी और उसकी वैल्यू भी दी हुई थी। न्यूमेरिकल तो याद, क्या बोल रहा है? सोडियम का था 3.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है बुक के अंदर ही, इसी चैप्टर में आखिरी का 7वां या 8वां सवाल है, उसमें टेबल बना हुआ है, डिफरेंट एलिमेंट्स के वर्क फंक्शन लिखे हुए न्यूमेरिकल के अंदर ही, तो आप वहां से भी आइडिया ले लीजिएगा। जी भाई, ये आपके लिए सवाल। What does the photoelectric effect demonstrate about light? Its particle nature. आ जाइए। फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल क्या होते हैं? फोटोवोल्टिक सेल, पीवी सेल्स। पीवी किसके लिए यूज होता है, किसी को पता है? कॉमनली बहुत कॉमन हुआ है आजकल। पीवी किसके लिए यूज होता है? पीवी सेल्स, फोटोवोल्टिक सेल्स किसके लिए यूज होते हैं? फोटो का मतलब फोटॉन्स, वोल्टिक का मतलब वोल्टेज, ऐसे सेल जो फोटोन को वोल्टेज में कन्वर्ट कर दें। सोलर सेल्स, सोलर सेल्स को पीवी कहते हैं। फोटोवोल्टिक सेल्स क्या काम करते हैं? लाइट को किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं? एनर्जी। नाम से पता चल रहा है फोटोवोल्टिक, फोटो का मतलब फोटॉन्स, लाइट, फोटॉन्स, वोल्टिक का मतलब वोल्टेज, लाइट से वोल्टेज में कन्वर्जन करते हैं ये वाले सेल्स। तो क्या ऑप्शन हो गया इसका? क्या है भाई, कौन सा ऑप्शन बोला है? टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट, या टू कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन डी। चलें, आप लोगों ने अब जो चीज पढ़ी थी और याद करी थी वहीं से शुरू हो गई, कॉम्पटन इफेक्ट। अभी सबने बोला था कि हम सब ने कॉम्पटन इफेक्ट करा है, तो शुरू करते हैं। व्हाट प्रॉपर्टी डू फोटॉन्स एग्जिबिट बेस्ड ऑन कॉम्पटन्स वर्क? कॉम्पटन के हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टी फोटॉन्स रखते हैं?
लेडीज फर्स्ट और जेंट्स फर्स्ट, या आप लोग आपस में डिसाइड करके आंसर दे दें, क्योंकि सब ने बोला था कॉम्पटन करे छोड़कर गए थे, सीएस में आ गया था। चलो तुम समझ गए कि तुम्हारे ऊपर आ रहा वाला था मैं। ओनली वेव लाइक, क्यों? फोटोन यूज हो रहा है, वो स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन पे जाके हिट हुआ तो फोटॉन्स भी था, तो कौन सा ऑप्शन हुआ? बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक। इसके अंदर हमें दोनों ही फीचर्स देखने को मिल गए थे। और कैसे याद रखना आपने एनर्जी का एक फॉर्मूला यूज करा था mc² जो वेव पे यूज होता है, और एक जगह यूज करा था hν, तो दोनों ही यूज करे थे, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे दोनों ही आ रहे हैं। और एक और चीज अगर आप जहन में रखना चाहें, कॉम्पटन में जब स्कैटरिंग हुई थी तो भाई उसने फोटॉन्स को पार्टिकल्स के तौर पे कंसिडर करा था, ठीक है, hν लगा दिया था, जबकि उसी की मोमेंटम को वेव कंसिडर करा था hν/c से। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। आ जाए भाई दोबारा, व्हाट फंडामेंटल लाइट एग्जिबिट्स ड्यूअल नेचर। चलें, व्हाट इज कॉम्पटन शिफ्ट? व्हाट इज कॉम्पटन शिफ्ट? डेल्टा लैम्डा क्या है? चेंज इन वेवलेंथ। The observed wavelength shift in Compton scattering depends upon, चले भाई फॉर्मूला याद रखें जहन में, क्या आ रहा था फॉर्मूले में 1 - cos थीटा से पहले, डैश अपॉन डैश 1 - cos थीटा। फॉर्मूला बता दो पहले तो। क्या चीज? h/m0c 1 - cos थीटा। तो जनाब प्लैंक्स कांस्टेंट और क्या हो गया? मास। तो जरा एमसीक्यू पे आ जाएं, कुछ है ऐसा ऑप्शन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर हो गया? ये सारी चीजें वही सवाल के अंदर से ही निकल कर आएंगी, आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है। चलें आगे। द कॉम्पटन शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ पार्टिकल। गुड। अच्छा, कैसे पता चला? m0 आ रहा था, cos थीटा से एंगल भी आ रहा था, और लैम्डा भी आता है। फॉर पेयर प्रोडक्शन, कॉम्पटन से जान छूटी, अब आ गए नए चीज पे। फॉर पेयर प्रोडक्शन व्हाट इज द मिनिमम फोटोन एनर्जी? सोचें, पेयर प्रोडक्शन क्या होती है? जब कोई भी पेयर प्रोडक्शन क्या है? चले पहले तो दो चीजें निकलती हैं, क्या क्या निकलता है ये बता दो। चले, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो जो टोटल एनर्जी होती है फोटॉन की वो टूट जाती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के अंदर और पॉजिट्रॉन की एनर्जी के अंदर। पॉजिट्रॉन क्या है? एंटी पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एंटी पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन के जितना मास, इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज पर पॉजिट्रॉन पॉजिटिव पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? नेगेटिव। दे आर एंटी पार्टिकल्स ऑफ ईच अदर। एक मैटर में पाया जाता है और एक एंटी मैटर में पाया जाता है। अच्छा, अब चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे पॉजिट्रॉन हो, दोनों को कितनी एनर्जी चाहिए होती है? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.5 प्लस 0.5, और ये अगर आप पूरा ऐड कर लें तो ये कितना हो जाएगा? 0.511 प्लस 0.511 कितना हो गया? 0.511 प्लस 0.511 कितना हो गया? 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। पेयर प्रोडक्शन की टोटल एनर्जी है। अगर आपसे पूछते हैं कि पेयर प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी थी, तो फिर आता 0.5, या फोटॉन की कितनी एनर्जी थी, फिर आता 0.5 पॉजिट्रॉन की। टोटल एनर्जी फॉर अ पेयर प्रोडक्शन शुड बी इक्वल टू 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो which quantities are conserved during
पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन के अंदर कौन सी क्वांटिटीज कंजर्व रहती हैं? कौन कौन से कंजर्वेशन के लॉस पढ़े आपने? एनर्जी का पढ़े, मोमेंटम का पढ़े ना, एनर्जी चेंज होगी ना मोमेंटम, और साथ साथ कौन नहीं चेंज होता? कैसे पता चला? फोटोन जो प्रोड्यूस हो रहा था उसके ऊपर कितना चार्ज होता है? जीरो, नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, फोटो पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिट्रॉन पॉजिटिव, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इस तरफ भी क्या हो गया? नो चार्ज। तो चार्ज भी हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं होगा। चले आगे। Why do two gamma rays photon result from electron positron annihilation? annihilation क्या होती है भाई? पेयर प्रोडक्शन का उल्टा। जब एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आगे टकराए, यानी एक प्लस और एक माइनस टकराए, तो धमाका होता है। आप नॉर्मली तौर पे भी आप शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं? जब एक प्लस और माइनस आपस में टकरा जाए, तो एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन आके टकराएंगे तो वहां पे ब्लास्ट होगा, वो दोनों अपनी एंटिटीज खो देंगे और वहां पे हाई गैमा एनर्जी निकलना शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं एनिहिलेशन। तो अगर आप कोई मूवी देखें ना जिसमें एनिहिलेशन का जिक्र होता है, तो वो डिस्ट्रक्शन को कह रहे होते हैं। और डिस्ट्रक्शन कब होगी? जब एक मैटर और एंटी मैटर आपस में मिल जाए तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन है, और ये डिस्ट्रक्शन आपके पास कहलाती है एनिहिलेशन और मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को मटेरियलाइज करके आप पैदा कर रहे हैं। तो भाई क्या होगा? एनिहिलेशन भी करेंगे या पेयर प्रोडक्शन भी करेंगे, तब भी मोमेंटम और एनर्जी हमेशा कैसे मिलेंगे आपको? कंजर्व, क्योंकि एनर्जी पैदा तो कर ही नहीं सकते ना, और एनर्जी और मोमेंटम दोनों एक जैसी हैं। जी आगे बताइएगा। मिनिमम एनर्जी ऑफ ईच गैमा रे प्रोड्यूस्ड इन एनिहिलेशन। टोटल एक प्रोटॉन और एक पॉजिट्रॉन आके मिल, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आ रहे हैं, दोनों की एनर्जी 0.5 टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 1.022। अब ये टूटे तो दो फोटॉन्स निकल गए, तो 1.022 टोटल थी। जब ये आधी आधी हो गई तो कितनी बच गई आपके पास? तो भाई गौर से देखिएगा, पेयर प्रोडक्शन में क्या हो रहा है? 0.5 जोड़ के 1.022 बना रहे हैं, और वहां क्या हो रहा है? 1.02 टूट कर 0.5 और 0.5 बना। पेयर प्रोडक्शन में दो मिल जाए 0.5 वाले, तो कौन मिल जाए? दो फोटॉन्स मिल रहे हैं 0.5 वाले, तो एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का पेयर बनता है 1.022 का। एनिहिलेशन में 0.5 का इलेक्ट्रॉन और 0.5 का पॉजिट्रॉन मिलते हैं, तो आपके पास दो फोटॉन्स बनते हैं, गैमा रेज बनती हैं, दोनों की एनर्जी कितनी है? 0.5 और 0.5। तो 1.022 से 0.5 या 0.5 प्लस 0.5 से 1.022, ये दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस है आपके पास। होपफुली थके तो नहीं आप लोग। थोड़ा सा आगे बढ़े, चलें आगे बढ़ के आ जाते हैं डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। कोई बता दे। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ विच मॉडल? डी ब्रॉगलीज की हाइपोथेसिस क्या है? डी ब्रॉगलीज लॉ। चलें फॉर्मूला याद है किसी को? कहाँ यूज हो रहा था डी ब्रॉगलीज का फॉर्मूला? बेसिकली इसने एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया था। इन सब में से एंगुलर मोमेंटम आपने कहाँ पढ़ी हुई है? किसके एटॉमिक मॉडल में आपने किसके एटॉमिक मॉडल में एंगुलर मोमेंटम का जिक्र पढ़ा था? रदरफोर्ड में नहीं था। रदरफोर्ड ने तो बंड मार दिया था, वीकनेस थी कि इलेक्ट्रॉन चलते चलते न्यूक्लियस के करीब आएंगे और घुस के बढ़ेंगे, और क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और एटम पूरा खत्म। तो इस बंड को दुरुस्त किसने करा था? बोर्स ने। और बोर्स ने कहा भाई वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिनकी एंगुलर मोमेंटम क्या है? NH/2π। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास? बोहर्स का मॉडल। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज ऑल मटेरियल पार्टिकल्स, डी ब्रॉगलीज के मुताबिक लाइट कैसी है या मटेरियल कैसे हैं? सबके सब वेव लाइक प्रॉपर्टीज रखते हैं। तभी उसने बात करी थी कि वेव जो है, फोटोन जो है वो घूमता रहेगा, वेव बनाता रहेगा। फॉर्मूला बता दिएगा भाई डी ब्रॉगलीज का कोई। लैम्डा इज इक्वल्स टू H/P।
द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ अप्लाइज टू पार्टिकल विथ व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स? अच्छा भाई, मोमेंटम में कौन सी दो चीजें आती हैं? मास और वेलोसिटी। तो कौन सा ऑप्शन होगी अगले वाले के लिए? सोच लें क्या हो गया। डी, एनी मास एंड स्पीड। जरूरी थोड़ी है हाई मास और हाई स्पीड हो, लो भी तो हो सकती है। तो फिर एनी मास और एनी स्पीड। मुबारक हो बेटा, फातिहा पढ़नी है, खाने पे आना है। चलें, व्हाट डिड, टाइम नहीं हुआ अभी, 7 मिनट है, थोड़ी सी देर और बर्दाश्त करें। 57 पर देखिएगा, व्हाट डिड डेविसन एंड गैर्मर ऑब्जर्व विथ इलेक्ट्रॉन बीम ऑन निकल सरफेस? इलेक्ट्रॉन वहां पे डाइफ्रैक्ट होते हैं, डाइफ्रैक्शन पैटर्न है इसका आंसर। अब इन्होंने प्रूव करा था कि इलेक्ट्रॉन को अगर किसी लैटिस स्ट्रक्चर से गुजारें, यानी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से गुजारें, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वेव की तरह बनना शुरू कर देते हैं, तो एक पैटर्न बनाते हैं डाइफ्रैक्शन का। और अगले वाले में बस ये देख लीजिएगा कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करी थी। यहीं तक रखते हैं बस। अल्लाह हाफिज़।